अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो प्ले हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस प्ले का नाम है द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान, जिसको गिरीश कर्नाड ने लिखा है। इससे पहले मैं इसी प्ले के ऊपर एक डिटेल लेक्चर बना चुकी हूँ, जो कि इसका इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर हम लोगों ने टाइटल की सिग्निफिकेंस को कवर किया था, राइटर के इंट्रोडक्शन को कवर किया था, और उसके अलावा हम लोगों ने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन थे और ये पूरा इस प्ले का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इन डिटेल डिस्कस कर लिया है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स को भी हम लोगों ने वहाँ पे देख लिया था। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं करैक्टर्स की और समरी की। करैक्टर्स पहले बात करते हैं हम लोग। हमारे पास जो पहला करैक्टर आता है वो है किरमानी साहब का, जिनका पूरा नाम है मीर हुसैन अली खान किरमानी, और इन्हीं के साथ लिंक्ड कैरेक्टर है हमारे पास मैकेंजे का पूरा नेम है क्लोनल कॉलिन मैकेंजे। स्टोरी जो स्टार्ट होगी हमारी इन्हीं की नरेशन से स्टार्ट होगी। दे बोथ आर द नरेटर, दे बोथ आर द हिस्टोरियन। और जो किरमानी है बेसिकली पहले कोर्ट के लिए काम किया करता था, टीपू सुल्तान के लिए काम किया करता था। अब उनकी वफ़ात हो चुकी हुई है, ठीक है, वो शहीद हो चुके हुए हैं, और उनकी शहादत के बाद अब ये ब्रिटिशर्स के अंडर है और ब्रिटिशर्स के लिए लिख रहा है। ही इज़ अ हिस्टोरियन, ठीक है, वो हिस्ट्री को तहरीर कर रहा है, हिस्ट्री को लिख रहा है। मैकेंजे जो है ये एक ओरिएंटल स्कॉलर है। ओरिएंटल स्कॉलर मीन्स कि जो ईस्ट एशिया से बिलोंग कर रहा है। ही इज़ ऑल्सो हिस्टोरियन एंड दे बोथ आर द नरेटर एज वेल। स्टोरी की जो नरेशन होगी वो भी इन्हीं की एंट्री से स्टार्ट होगी कि किरमानी साहब बैठे लिख रहे थे, और उसके बाद मैकेंजे आते हैं और मैकेंजे आके पूछता है कि कैसा तुम्हारा काम जा रहा है। फिर सोन इनकी कन्वर्सेशन शुरू होती है, और जो प्ले ओपन होता है वो 1803 में ओपन होता है। और सुल्तान जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह थे वो 1799 4 मई को शहीद किया गया था उन्हें। तो उनकी डेथ से लेके अब तक काफ़ी ज़्यादा गैप आ चुका हुआ है, राउंड अबाउट 4 ईयर्स का, ठीक है। फिर मीर सादिक कौन है? ये बेसिकली एक ऑफिसर था। ये कहते नहीं है, बहुत क्लोज पर्सन था टीपू सुल्तान का, क्लोजेस्ट वन। लेकिन जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपने सुना था कि क्लोजेस्ट वन ने ही गद्दारी की, तो ही इज़ अ ट्रेटर एज वेल। इसी ने ही दरवाज़ा खोला था, इसी ने ही जितने राज थे टीपू सुल्तान के वो ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड किए थे, और इसी ने ही उनको जो वीक वॉल थी, एक कमज़ोर दीवार थी उनके किला के अंदर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी ब्रिटिशर्स को, ठीक है। और क्या होता है जब एट द टाइम मतलब वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह खाना खा रहे होते हैं, ये मतलब 4 मई 1799 की बात है, तो तब जाके ये कहता है कि जी जो हमारे यहाँ पे सोल्जर्स हैं उन सबको पैसे देने हैं, उनकी तनख्वाहें देनी है, सैलरी देनी है। तो सैलरी का बहाना करके सारे सोल्जर्स को इधर उधर कर देता है। तो इन शॉर्ट मास्टर माइंड है ये, मास्टर माइंड इन द नेगेटिव सेंस, जिसने नेगेटिविटी फैलाई, और इसी की बेस पे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह को शहादत फेस करना पड़ी, उनको शहादत नसीब हुई। फिर मीर नदीम, ये कौन है? ये भी मीर सादिक की तरह का ही एक बंदा है, ये किलेदार था। जब तनख्वाह तकसीम की जा रही थी तब मीर नदीम ही आकर वहाँ पे हलचल मचाता है, मसले बनाता है तनख्वाह को लेकर, सैलरी को लेकर, ठीक है। तो है किलेदार, और ये दोनों करेक्टर लिंक्ड हैं, मीर सादिक और मीर नदीम। दे बोथ आर द ट्रेटर। फिर हमारे पास नेक्स्ट है पूर्णिया का करेक्टर। पूर्णिया बेसिकली वजीर ख़जाना है, मीन्स वजीर ख़जाना मीन्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सुल्तान। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट करेक्टर है फ़तेह हैदर का, अब्दुल खालिक का और मुइज़ुद्दीन का। ये तीनों जो हैं ये तीनों बेटे हैं टीपू सुल्तान के। जो फ़तेह हैदर है ये 10 साल का है, मुइज़ुद्दीन 7 ईयर्स का है, अब्दुल खालिक 8 ईयर्स का है, ठीक है। ये तीनों बच्चे सुल्तान के हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये गवर्नर जनरल है ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि अगेंस्ट था टीपू सुल्तान के। कमरुद्दीन ये कमांडर इन चीफ ऑफ सुल्तान्स आर्मी। हरिपंथ कमांडर इन चीफ ऑफ मराठा आर्मी। और उसके बाद हैदर अली सुल्तान के फादर का नेम है, मीन्स टीपू सुल्तान के फादर का नेम है। ओवरऑल ये करेक्टर्स आने वाले इसके अंदर। इसके अलावा रुकैया का करेक्टर होगा। रुकैया जो है वो सुल्तान की वाइफ होंगी। तो ये कुछ करेक्टर्स थे जिनको हमने भी डिस्कस किया। अब हम समरी की तरफ आते हैं। जब इस समरी का स्टार्ट होता है, मतलब इस प्ले का स्टार्ट होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं इस प्ले को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है, एक्ट 1 और एक्ट 2। और ये प्ले लिखा गया था 1996-1997 के राउंड अबाउट।
बीबीसी ने 1996 में कहा था कि इंडिया की 15th, ठीक है, 50वीं एनिवर्सरी आने वाली है, तो आप ना कुछ लिखें ट्रिब्यूट के तौर पे। तो इन्होंने उसी ड्यूरेशन में सुल्तान टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह को ट्रिब्यूट प्रेजेंट करने के लिए ये प्ले लिखा था। अब इस प्ले की जो ओपनिंग लाइंस है, बिल्कुल ओपनिंग लाइंस, उसमें हमारे पास आते हैं दो कैरेक्टर और हिस्ट्री। जैसा कि ये मैंने ओपनिंग लाइन लिखी है यहाँ पे, 1803 द हाउस ऑफ हिस्टोरियन मीर हुसैन अली खान किरमानी इन द सिटी ऑफ मैसूर, क्लोनल कॉलन मैकेंजे द ओरिएंटल स्कॉलर इज टेकिंग ऑफ हिज शूज as though he has just arrived. He looks around at the notes, book and manuscripts littering the floor. Kirmani enters with a jug of water and tumbler and places them next to the Mackenzie. अब हुआ क्या है, 1803 का टाइम पीरियड दिखाया गया, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला लेके शहादत की बात की ये स्टोरी शुरू हो रही है। वो कब शहीद हुए, 4 मई 1799। अब द हाउस ऑफ हिस्टोरियन का घर दिखाया गया है, जिनका नाम है मीर हुसैन अली खान किरमानी साहब। किस जगह पे है, सिटी ऑफ मैसूर पे। अब वहाँ पे क्या हुआ है, क्लोनल कॉलिन मैकेंजे एक ओरिएंटल स्कॉलर है, आके अपने शूज़ उतार रहे हैं एज दो ही हैज़ जस्ट अराइव, जैसे वो अभी आए हैं। वो इर्द गिर्द देखते हैं, नोट्स पढ़े हैं, बुक्स पढ़े हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़े हैं। तो इसी दौरान किरमानी एक पानी का जग लेके आता है और उनके बिल्कुल मैकेंजे के बिल्कुल पास रख देता है उनको। फिर इसके बाद किरमानी साहब की और मैकेंजे की कन्वर्सेशन शुरू होती है। अब मैकेंजे का फर्स्ट डायलॉग है, हाउ इज द वर्क प्रोग्रेस, काम कैसा जा रहा है। आगे से किरमानी कहता है, नॉट एट ऑल वेल, अभी तक तो अच्छा नहीं जा रहा। आगे मैकेंजे पूछता है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। किरमानी कहता है, इट्स नॉट ईजी, इट्स हर्ट, कि ये इतना आसान नहीं है, ये तकलीफ देता है, पेनफुल है। क्यों, ही इज़ गोइंग टू राइट अ हिस्ट्री, वो एक हिस्ट्री लिखने जा रहा है। और हिस्ट्री किसकी है, सुल्तान की, सुल्तान की शहादत की। तो क्योंकि किरमानी सुल्तान के बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट था, तो इसके लिए ये सब कुछ लिखना एक पेनफुल चीज़ है। जैसे अगर आप हैं और आपको ये टास्क दे दिया कि कोई आपके क्लोजेस्ट पर्सन है, उसकी डेथ हो चुकी है, उसके अबाउट नरेशन करें, वो लिखें, तो आपके लिए पेनफुल चीज़ होगी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई हुई है, वर्क हर्ट्स टू राइट अबाउट सम क्लोजर टू हार्ट हु इज़ डेड। मैकेंजे कहता है कि काफ़ी टाइम गुजर चुका है, अब तो तुम अपनी असली हालत में वापस आ जाओ ना। तो आगे से किरमानी बड़ा रिमार्केबल आंसर देता है, कहता है, देयर इज़ नो हीलिंग थ्रू द फ्लड एंड द टीयर्स ड्राइड अप अ लॉन्ग टाइम अगो बट द वाउंड रिमेन्स फ्रेश। कहता है कि खून जो है वो खुश्क हो गया, आंसू भी खुश्क हो चुके हुए हैं, लेकिन जो ज़ख्म है ना, वाउंड रिमेन्स फ्रेश, ज़ख्म ताज़ा ही रहता है, ठीक है, रिमेन्स फ्रेश, ताज़ा ही रहता है, कि वो इस तरह का ज़ख्म है जो अब तक भर ही नहीं पाया। तो ये लाइन इंडिकेट करी कि बॉडी हैज़ हील्ड बट द सोल एक्स, अभी तक सोल में तकलीफ है। मैकेंजे कहता है, हाँ ये बात तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन तुम भी तो एक हिस्टोरियन हो, तो बी ऑब्जेक्टिवली लिखो, ठीक है। लिखता है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, आई मीन यू वर क्लोज टू हिम बट यू आर ऑल्सो अ हिस्टोरियन, यू नीड टू बी डिवेलप अ सर्टन ऑब्जेक्टिविटी, कि तुम काफ़ी क्लोज थे, लेकिन तुम भी एक हिस्टोरियन हो, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने अंदर ऑब्जेक्टिविटी डेवलप करो। मीन्स सब्जेक्टिव अप्रोच ना लाओ, इमोशनल ना हो, अपनी फीलिंग से निकल के लिखो, ठीक है, टू द पॉइंट, विदाउट फीलिंग्स, विदाउट अटैचमेंट। किरमानी कहता है, मैं कैसे ऑब्जेक्टिव हो जाऊँ, मैंने तो अपनी लाइफ जो है वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह को सर्विंग करते गुजारी है, फिर उसके फादर को भी मैंने सर्विंग करते गुजारी है, लेकिन अब मैं तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ। I spent my life serving him and his father, and now I am working for you, his enemies. अब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में बता रहा है यहाँ पे किरमानी साहब, कि लास्ट टाइम हुआ क्या था, कि हम लोग लंच की तरफ जा रहे थे, खाना खाने बैठे ही थे कि शोर शराबा शुरू हो गया। द सुल्तान वॉश्ड हिज फिंगर्स एंड गोट अप,
उन्होंने अपनी उंगलियां धोई, हाथ धोए और खड़े हुए. He buckled on his sword belt, took out an envelope from his pocket, sealed it and gave it to me. कि उन्होंने एक envelope निकाला, उसको सील्ड किया और मुझे दिया और कहा कीप इट टिल आई कम बैक. अपने पास रखना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता. He said, at that moment news came that Sayyid Ghaffar had been killed by cannonball. कि सैयद गफ़ार को भी शहीद कर दिया गया. सैयद गफ़ार अगेन एक क्लोजेस्ट पर्सन था टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह का. इनको जब शहीद किया गया तो इसकी बेस पे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह को बहुत तकलीफ हुई और वो सर्च करने के लिए निकल गए थे कि बाकी के सोल्जर्स कहाँ हैं. एनीहाउ यहाँ पे लिखा है फिर आगे से, he mumbled a prayer and left. I remember thinking I will never forget that expression on his face, but I have. For the life of me, I cannot remember his face at that moment. It's such betrayal. अब वो जो इन्वेलप दिया था टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला ने, वो क्या था? बेसिकली हिज लास्ट ड्रीम. उन्होंने अपना लास्ट ड्रीम जो है वो किरमानी के हैंड में दिया था. अब मैकेंजे पूछता है उससे कि अच्छा फिर इसके बाद क्या हुआ. मीन्स जब सैयद गफ़ार की शहादत हो गई तो उसके बाद क्या हुआ था. फिर ये बताता है आगे से, आई फॉरगॉट ऑल अबाउट द लेटर. मैं लेटर के बारे में सब कुछ भूल गया था. और ये सब कुछ जब हो गया, मीन्स 4 मई का इवेंट एंड हो गया, 5 मई का इवेंट स्टार्ट हुआ, तो कहता है with all that followed, next day I found it in my pocket. Reluctantly I broke open the seal. Inside was a paper on which he had recorded the dream he had had the previous night, his last dream. With that my history ends, yours begins. पॉज. अब हुआ क्या? कहता है मैंने वो जब इन्वेलप खोला, उसकी जब मैंने सील ओपन की तो उसके अंदर एक ड्रीम था. वो ड्रीम जो उन्होंने लास्ट नाइट को देखा था, और उससे क्या हुआ, हमारी हिस्ट्री जो थी वो ख़त्म हो गई और तुम्हारी शुरू हुई. मीन्स यहाँ पे मैसूर जो था उसके ऊपर किसका रूल ओवर शुरू हो गया था? ब्रिटिशर्स का, क्योंकि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह को शहीद कर दिया गया था. तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद दैट माई हिस्ट्री एंड्स, योर बिगिन्स. अब यहाँ से मैकेंजे बताएगा कि मैकेंजे ने उस रात क्या देखा था, क्योंकि अब स्टोरी बैक में जा रही है ना, क्योंकि सारी हिस्ट्री बताई जा रही है. पहले बताया था किरमानी के ऐसा ऐसा हुआ था, टीपू सुल्तान ऐसे उठ कर गए थे. अब मैकेंजे बता रहा है कि उनकी शहादत के बाद क्या हुआ था. आई सा हिम फर्स्ट इन फ्लिकरिंग लाइट ऑफ अ टॉर्च. मैंने टॉर्च की रोशनी से उनको देखा था. स्टिल वार्म, अभी तक उनकी बॉडी गर्म थी. वी थॉट ही वॉज अलाइव, कि वो जिंदा है. buried deep under a pile of corpses near the water gate of the fort the night of the 4th of May 1799. फिर वो एक और मेमोरी रिकॉल करता है. कहता है सरिंगपतम, जहाँ पे रहते हैं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैसूर में, उस जगह का नाम लिया गया. कहता है उनकी शहादत के बाद ऐसा हुआ कि सब के सब जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो बाहर निकल गए. बाहर निकलने के बाद उन्होंने उनको तलाश करना शुरू कर दिया, उनकी डेड बॉडी को तलाश करना शुरू कर दिया. कुछ टीपू के सर्वेंट्स थे, उनको अपने साथ लिया गया ताकि वो उनकी डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करें कि यही है कि नहीं है. फिर जब सोल्जर्स 1 और सोल्जर 2 और मिस्टर विक्स जो इनके साथ हैं, एक रेसिस्ट, वो ढूंढते हुए डेड बॉडी को बड़े ही नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं. लाइक ऐसे वर्ड होते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बास्टर्ड्स का वर्ड यूज़ करते हैं. मतलब बहुत नेगेटिव वे में, बहुत डेरोगेटरी वे में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला को बुला रहे होते हैं. अपने अंदर का जो बुग़्ज़ होता है ना, उसको निकाल रहे होते हैं, अपनी हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहे होते हैं. फिर वहाँ पे विक्स जो है ना, वो कहता है आज द ब्लैक देयर. अब ब्लैक यहाँ पे ये रेसिस्ट वर्ड किया गया यूज़, कि वो जो ब्लैक्स खड़े हैं ना, मीन्स ये तो खुद अपने आप को वाइट कहते हैं ना, तो कहते हैं ये जो यहाँ पे खड़े हैं ना ब्लैक्स, जो उसके फॉलोअर थे टीपू सुल्तान के, और कुछ वहाँ पे धोखेबाज भी थे, उनसे कहता है इनसे पूछो कि क्या ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह की बॉडी है कि नहीं है. ये विक्स कौन है? विक्स बेसिकली कैप्टन है, ठीक है. सोल्जर्स हैं और कैप्टन्स मिलके ढूंढ रहे हैं डेड बॉडी. अच्छा, अब उसमें से एक सोल्जर 3 कहता है लुक सर, आई एम श्योर वी आर वेस्टिंग ओवर टाइम. आई एम श्योर द बर्ड्स फ्लोन, ही वुड बी स्टूपिड नॉट टू. ठीक है, कि मैं श्योर हूँ कि वो उड़ गया होगा, भाग गया होगा, यहाँ पे नहीं होगा. लेकिन ब्लिस उसको इग्नोर करता है. कहता है पूछो उस ब्लैक से, ठीक है, आस्क हिम. फिर सोल्जर 2 कहता है कि सर ये हम लोगों को पहले ही डेड बॉडीज़ है ना, डजन ऑफ डेड बॉडीज़, यानी कि 12 से भी ज़्यादा डेड बॉडीज़ है ना, उनको आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये सुल्तान की डेड बॉडी है. दे आर मेकिंग फूल्स ऑफ अस, वो हम लोग को पागल बना रहे हैं.
अब वहाँ पे एक और बंदा होता है, उसका नाम होता है जफ़र। तो विल्स कहता है कि उस वाले बंदे को बुलाओ, हमने अभी तक उसको ट्राई नहीं किया, मीन्स उससे नहीं पूछा। सोल्जर कहता है उसको, सोल्जर टू, अरे सुनो, तुम नहीं, हाँ तुम, यू देयर, नॉट यू, यस यू। जफ़र आता है, कहता है जी हजूर। सोल्जर टू, यहाँ आओ, कम हेयर। जफ़र कहता है जी। सोल्जर टू, नाम क्या है, नेम। तो जफ़र कहता है जफ़र। सोल्जर टू, ये मुर्दा क्या ये तुम्हारे सुल्तान का है? दिस कॉर्प्स, इज इट योर सुल्तान्स? जफ़र कहता है दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा, कांट सी, इट्स डार्क। सोल्जर टू कहता है ही सेज ही कैन नॉट सी इन द डार्क। विल्स कहता है ट्रू इनफ, वाई हैव नॉट द टॉर्चेस अराइव्ड? हेलो रिकेट्स। तो विल्स कहता है कि अभी तक टॉर्चेस क्यों नहीं लेके आए? वो हेलो एक पर्सन है उसको बुलाता है और रिकेट्स उसको बुलाता है, कहता है टॉर्चेस लेकर आओ। वॉइस डिस्टेंट, दूसरी आवाज आती है सह, देखा ना सर, सर को ये सह बोलते हैं। तो ये उनको ऑर्डर करता है कि टॉर्चेस लेकर आओ। और जब डेड बॉडी को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, उसी दौरान एक और पर्सन आता है, उसका नाम है वेल्सले। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कैप्टन कॉलिन, सॉरी लॉर्ड कॉर्नवल्स के बाद जो है ना, कॉर्नवल्स के बाद नया कैप्टन आया था, नया वो आया था, गवर्नर जनरल आया था, उसका नाम वेल्सले था। ठीक है, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था। इसी के आने के बाद जो है ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया गया था। सॉरी, वो मेजर गवर्नर और था, और ये पर्सन जो है ना ये कॉलोनल है। ठीक है, ये और है। इस वाले का पूरा नाम है फील्ड मार्शल ऑर्थर वेल्सले। ठीक है, तो ये भी एक सोल्जर ही था। ठीक है, एक बहुत बड़ा सोल्जर जो कि अपने साथ डिफरेंट सोल्जर्स के ग्रुप को लेके आता है और इनके हाथ में टॉर्चेस होती हैं। अब ये भी डेड बॉडी को सर्च करने के लिए ही आया है यहाँ पे, और आके कहता है दिस श्योरली इज व्हाट हेल इज लाइक, कि बिल्कुल वैसे से जहन्नम होगी। क्या ऐसे है वहाँ पे सिनारियो ऐसे कि हर जगह डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, और उन डेड बॉडीज़ के अंदर ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह की डेड बॉडी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहता है यहाँ पे दिस श्योरली इज़ व्हाट हेल इज़ लाइक, कि हेल भी इस तरह ही दिखती होगी। अब उसके बाद क्या है, डिफरेंट सोल्जर्स कहते हैं यहाँ पे गर्मी बहुत है। गर्मी क्यों है? क्योंकि इन्होंने वहाँ पे बॉम्बिंग की है, यहाँ पे इन्होंने कैनन बॉल चलाए हैं, और 4 मई का टाइम पीरियड ऑब्वियसली गर्मियों का टाइम पीरियड है। और इसके बाद यहाँ पे इन ब्रिटिशर्स का एक और ब्रूटल ट्रीटमेंट दिखाया गया कि कितना इन्होंने ह्यूमिलेट किया। एक तो इनको शहीद कर दिया, दूसरा इनकी डेड बॉडीज को संभालने की बजाय कहते हैं वी शुड लेट हिम रोट इन द सन, फीड हिम टू द डॉग, क्या हम इनको सूरज में जलने देते हैं और इनको जो है ना कुत्तों की खुराक बना देते हैं। इसी दौरान विल्स जो है दोबारा जफ़र को बुलाता है। सोल्जर कहता है, सोल्जर टू कहता है आओ देखो, इनको पहचानते हो, कम एंड लुक, डू यू रिकॉग्नाइज हिम? होल्ड्स अ टॉर्च टू अ डेड बॉडी। जफ़र लुक्स एंड बिगिंस टू वेल। जफ़र, हाँ हाँ यही है हमारे बादशाह, यही है, अल्लाह अब क्या होगा? सोल्जर टू रिजाइंड, ही सेज yes it's the sultan, while the others sit on their haunches and watch calmly from a distance. फिर कुछ देर बाद मैकेंजे आता है। मैकेंजे एंटरिंग along with नदीम खान। दिस इज किलेदार नदीम खान, मैनेजर ऑफ द फोर्ट। कॉलोनल वेल्सले वेल्सले से पूछता है डिलाइटेड टू मीट यू सर, आई विश द सर्कमस्टांसेस वर मोर प्लेजेंट। नदीम कहता है इट्स गॉड्स विल। फिर वेल्सले कहता है वी वुड बी ग्रेटफुल फॉर योर असिस्टेंस, अगर तुम हमारी मदद करोगे हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं इस चीज़ पे। नदीम कहता है इट्स माई ड्यूटी टू द सुल्तान, आई सा हिम लास्ट हेयर फाइटिंग लाइक अ मैन पोजेस्ड, एक मर्द की तरह वो लड़ रहा था, मैंने रात को देखा था यहाँ पे। वेल्सले इज इट लाइकली दैट टीपू सुल्तान माइट हैव एस्केप्ड, हो सकता है कि टीपू सुल्तान यहाँ से भाग गया हो। वेल्सले कहता है, नदीम कहता है दैट वुडंट बी लाइक हिम, बिसाइड्स ऑल द गेट्स ऑफ द फोर्ट वर क्लोज्ड, के सारे किले जो हैं वो बंद थे। आई हैड सीन टू दैट, मैंने देखा था। अब नेदर वेल्सले नॉर मैकेंजे रिएक्ट, दोनों में से कोई भी रिएक्ट नहीं करता। इफ़ यू विल परमिट मी, ही स्टार्ट्स लुकिंग फॉर टीपूज बॉडी। वेल्सले, व्हाट न्यूज़ ऑफ द पैलेस? कॉलन, ऑल वेल आई प्रिज्यूम। कहता कि पैलेस के अंदर क्या हो रहा होगा, मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक ही होगा। वेल्स से खुद पूछता है, खुद ही जवाब देता है। तो मैकेंजे कहता है सब ने ही सरेंडर कर दिया हुआ है। फिर उसके बाद दोबारा पूछता है वेल्सले
एनी ट्रेस ऑफ द सुल्तान, सुल्तान का कोई ट्रेस मिला है? मैकेंजी कहता है पैलेस में तो नहीं है। फिर नदीम कहता है साहिब ये है राजा खान। राजा खान जो है सुल्तान के पर्सनल असिस्टेंट थे, तो उसको उनकी डेड बॉडी मिल जाती है। तो मैकेंजी कहता है इसका मतलब कि टीपू सुल्तान की डेड बॉडी भी यहाँ पे ही है। फिर उसके पास सोल्जर 2 कहता है जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। नदीम कहता है ठहरो ये है, स्टॉप, दैट्स हिम। तो नदीम खान बेसिकली फिर उनकी हेल्प करता है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की डेड बॉडी फाइंड आउट करने में। उनको डेड बॉडी मिल जाती है तो विल्क्स शाउट करता है वो, वी हैव फाउंड हिम, ब्रिंग ऑल द टॉर्चेस हेयर, सारी टॉर्चेस यहाँ पे ले आओ, हम लोगों को मिल गया है। विल्सले क्या करता है, स्टडी नाउ, फॉर्म अ सर्कल एंड होल्ड योर टॉर्चेस क्लोज टू हिम, इज दैट टीपू सुल्तान किलेदार साहिब, क्या ये टीपू सुल्तान है? आगे से नदीम कहता है ब्रोकन वॉइस में, जी हाँ। फिर विल्सले कहता है सो दैट्स द टाइगर ऑफ मैसूर। सोल्जर 2 कहता है ही इज वार्म। विल्सले कहता है इज ही अलाइव, फील्स टीपूज टेम्परेचर। मैकेंजी इज ही? विल्सले ही इज वार्म but that wound on his temple could not have survival that। फिर यहाँ पे a chorus of voices mainly female is heard wailing in the far distance, they listen। कि यहाँ पे फिर इकट्ठी आवाज़ सुनाई देती है इनको फीमेल के रोते हुए की, जो बहुत दूर से रो रहे होते हैं और इनकी आवाज़ सुनते हैं। आगे से विल्सले बट व्हाट्स दैट? मैकेंजी दैट्स फ्रॉम द पैलेस, द हरम, कि ये हरम से आवाज़ें आ रही हैं रोने धोने की। वेल्सले पूछता है द लेडीज़ ऑफ द पैलेस मॉर्निंग, क्या जो पैलेस की लेडीज़ हैं वो रो धो रही हैं? मैकेंजी कहता है बट हाउ कुड दे हैव नोन सो सून, द पैलेस इज़ अ माइल अवे, कि उनको कैसे ये आवाज़ें आ गई क्योंकि पैलेस तो बहुत दूर है यहाँ से। विल्क्स सम सीक्रेट सिग्नल, कुछ सीक्रेट सिग्नल गए होंगे उनके पास। फिर इसके बाद जो उनके रोने की आवाज़ें होती हैं वो और ज़्यादा ऊंची होने लग पड़ती हैं और पूरी सिटी में फैलने लग पड़ती हैं। फिर इन सब में जो सोल्जर 1 होता है ना, वो कहता है मैकेंजी से कि एक्सक्यूज़ मी सर, मे आई बोरो योर पेन नाइफ, आई लॉस्ट माइन इन द एक्शन। तो आगे से मैकेंजी उसको अपना पेन नाइफ दे देता है। फिर वो आता है टीपू सुल्तान के पास और उसकी मूंछ का एक हिस्सा काट लेता है, चॉप्स ऑफ वन ऑफ टीपूज मोस्ट जज। तो मैकेंजी कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, ये गलत चीज़ है। तो इसके बाद दोबारा से ये वापस आ जाते हैं किरमानी के घर में। यहाँ पे लिखा गया हुआ है द साउंड्स ऑफ वेलिंग ग्रो लाउडर एंड मर्ज विद द शाउट्स एंड स्क्रीम्स ऑफ द सिटी बीइंग पिलज्ड, द साउंड ट्रैक इज इंटायरली टेकन ओवर बाय द लेटर, वी आर बैक इन किरमानी हाउस। कि वापस अब स्टोरी किरमानी के घर में यानी कि प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट हो रही है। किरमानी कहते हैं सो the tiger of Mysore had at last been hunted down, and the first solution he received from the hunter was to have his whiskers chopped off। कि अच्छा अब यहाँ पे उनको शहीद कर दिया गया है और पहला क्या रवैया किया गया उनके साथ, ये कि उनकी जो मूछ थी उसको ही काट दिया गया। अब इसके बाद किरमानी कहता है एवरी हाउस लूटेड, एवरी अवेलेबल वुमन रेप्ड, soldiers throwing away precious jewelry because they could not carry anymore। अब यहाँ पे ये इतनी इम्पोर्टेंट लाइन है कि अगर आपको कॉलोनियलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है कि वाइट मैन जो कहते थे वी आर हेयर टू सिविलाइज देम, तो आप वहाँ पे कोटेशन लाजमी कोट करिएगा, कर सकते हैं कि एवरी हाउस लूटेड, हर घर को लूट गया लिया गया, एवरी अवेलेबल वुमेन रेप्ड, कि जितनी भी खवातीन अवेलेबल थी उनको रेप किया गया, सोल्जर्स थ्रोइंग अवे प्रीशियस ज्वेलरी, जो उनकी प्रीशियस ज्वेलरी थी उनको फेंका गया, बिकॉज दे कुड नॉट कैरी एनी मोर, क्योंकि वो अपने साथ और ज़्यादा लेकर नहीं जा सकते थे। तो दिस इज़ द एक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, जो वो कहते हैं ना कि हम सिविलाइज्ड हैं, वी आर द सिविलाइज नेशन एंड यू आर द अनसिविलाइज, यू आर बारबेरिक, सो ऑन। यहाँ पे देखा ना हमने एक रेसिस्ट का एलिमेंट देखा जब उसने कहा था ब्लैक, कॉल द ब्लैक, उस ब्लैक को बुलाओ, उस ब्लैक से पूछो। एक रेसिज्म का एलिमेंट हमने ये देख लिया कि वाइट किस तरह ट्रीट कर रहे हैं ब्लैक्स को। दूसरा हमने देखा एलिमेंट यहाँ पे किस तरह से उन्होंने ट्रीट किया फतह करने के बाद, कनकर्ड करने के बाद सोसाइटी के लोगों को, सोसाइटी की औरतों को, सोसाइटी जो उनके पास प्रीशियस थिंग्स है उसके साथ।
पीछे देखा कि जब उन्होंने शहीद कर दिया गया तो क्या कहते हैं जी, इनको जो कुत्तों की खुराक बना देते हैं, इनके ऊपर सूरज की धूप लगने देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह की बॉडी के साथ बेहुरमती की इन्होंने, कि उनकी जो मोस्टेज थी, उनकी जो मूछ थी, उसको भी इन्होंने चॉप्स ऑफ कर दिया, काट दिया। तो यहाँ भी इनकी रियलिटी हमारे सामने आ रही कि एक्चुअली में ये है क्या और खुद को कहते क्या हैं। अब इसके बाद 4-5 डायलॉग्स के बाद स्टोरी शिफ्ट हो रही ड्रीम्स के ऊपर। किरमानी परहैप्स हिज लॉर्डशिप वाज ड्रीमिंग, कि हो सकता है कि आपका जो लॉर्ड है, लॉर्डशिप जो था वो ख्वाब देख रहा हो, मींस लॉर्ड मॉरिंगटन की बात की जा रही है, क्योंकि उसने कहा था टीपू जो है ना उसकी कुछ मिसचीव्स थे, कुछ गलतियां थी, एनी हाउ। तो कहता हो सकता है कि लॉर्डशिप जो है आपका वो ख्वाब देख रहा हो। आगे से कहता है मैकेंजी, आई बेग योर पार्डन, मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ किरमानी जी, आर यू अक्यूजिंग द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑफ लेइंग, कि आप इंडिया के गवर्नर जनरल के ऊपर झूठ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। किरमानी कहता है, हाउ कुड आई, मैं कैसे कर सकता हूँ कॉलोलन साहब, आई एम एम्प्लॉयड बाय द ऑनरेबल जॉन कंपनी, बट ड्रीमिंग इज नॉट डिसऑनरेबल, माई मास्टर टीपू सुल्तान ड्रीम्ड, कि कहता है कि मैं जॉन कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगा सकता हूँ, लेकिन जो ड्रीमिंग है, ख्वाब देखना डिसऑनरेबल एक्ट तो नहीं है। मेरे जो मास्टर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह थे वो भी ख्वाब देखा करते थे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामतों में से ना एक ही करामत थी जो अल्लाह ताला ने उनको अता की हुई थी, कि उनको जो ख्वाब आते थे वो सच्चे ख्वाब थे। दैट इज़ वाई ही इज़ ऑल्सो नोन एज वीररी। क्यों? उनका ब्रॉड विजन था। वो जब ख्वाब देखते थे ना तो अपने ख्वाब लोगों को बुलाकर, जिनको ख्वाबों की तबीर आती है, उनको सुनाया करते थे बाकायदा, और उनसे तबीर पूछा करते थे। फिर मैकेंजी यहाँ पे कहता है, आई नो एंड केप्ट अ रिकॉर्ड, बाय द वे व्हाट हैपेंड टू हिज लास्ट ड्रीम, कि बाय द वे उनके जो आखिरी ड्रीम था उसके साथ क्या हुआ। किरमानी कहता है, द नाइट ही वॉज buried, अ थंडर स्टॉर्म बर्स्ट ओवर सेरिंगापट्टम। ठीक है, कि जिस रात इनको दफनाया गया था उस रात एक थंडर स्टॉर्म आया था सेरिंगापट्टम के अंदर। मिकल से कहता है, हाँ बहुत ही खतरनाक थंडर स्टॉर्म था, हमारे 2 आदमी उसमें मारे गए थे। फिर किरमानी कहता है, डोर्स एंड विंडोज इन द सिटी हैड ऑलरेडी बीन टॉर्न बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स, मोस्ट हाउसेज वर रूफलेस, and now through the night the rain lashed with a fury that made the soldiers' rampage seem like child's play. It destroyed all my papers, wiped away every word written in ink. Within a night, all my recorded facts became memory. कि उस बारिश से वो जो इंक थी, जो लिखी हुई थी, इंक से लिखा हुआ था, वो रिमूव हो चुका हुआ था। मैकेंजी कहता है पिटी। फिर उसके बाद किरमानी कहता है कि मुंशी हबीबुद्दीन, उनको एक डायरी मिली थी, उस डायरी के अंदर उस मास्टर के जितने भी ड्रीम्स थे उनका रिकॉर्ड था। उन्होंने सारे ख्वाब अपने वहाँ पे लिखे हुए थे और अपने जितने भी क्लॉजेस थे उनसे भी इसको छुपा के रखा हुआ था। मुझे नहीं पता था इसकी एग्जिस्टेंस के अबाउट। None of us did. I could not believe my eyes when I saw the words written on its first page in the Sultan's own hand. Suddenly Tipu's voice is heard, but only किरमानी reacts to it. अब क्या हुआ कि यहाँ पे कहता कि ख्वाब लिखे हुए थे सुल्तान के अपने हाथों से। अब इसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ मीन्स स्टोरी में प्ले के अंदर पोज आ रहा है, पोज में अब प्ले जब परफॉर्म हो रहा है ना, बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, टीपू सुल्तान की आवाज़ आ रही है, इस पर सिर्फ किरमानी ही रिएक्ट कर पा रहा है। अब इसके बाद जो है जनाब हुसैन अली किरमानी साहब और मैकेंजी दोनों एक कोरिक करेक्टर्स के तौर पे काम करेंगे, कमेंट करेंगे एक्शंस के ऊपर। अब स्टेज के ऊपर कौन आता है? स्टेज के ऊपर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह आते हैं पूर्णिया के साथ। अब यहाँ पे ड्रीम स्टार्ट हो रहा है। टाइम पीरियड दिखाया गया है 3rd day ऑफ द मंथ ऑफ थमारी, द लास्ट नाइट ऑफ मंथ ऑफ रमज़ान, फॉलोड नेक्स्ट मॉर्निंग बाय इड इन द ईयर ऑफ 1213 from the birth of the prophet. I was returning with my army from Farukhi near Salamabad when I had to the following dream. I had been on an elephant shikar and on my way back was walking with Purnia, the finance minister, when we saw a big temple. It was in a dilapidated state, and I said, Purnia, look at that structure, it looks quite mysterious. अब क्या है, ख्वाब के अंदर देखा कि रमज़ान के जो बिल्कुल लास्ट डेज होते हैं, लास्ट नाइट होती है, वो चल रही है और 12-13 का टाइम पीरियड है। इन्होंने
अपने साथ ख्वाब में पूर्णिया को देखा है। पूर्णिया और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाब में इकट्ठे हैं। टीपू जो है वहाँ पे ख्वाब में एक टेम्पल देखता है, एक मंदिर देखता है, और टीपू और पूर्णिया जब उस टेम्पल के अंदर जाते हैं तो उस टेम्पल के अंदर जो आइडल होते हैं, जो बुत होते हैं ना, पूर्णिया को वो जिंदा दिखाई देते हैं। और वहाँ पे जो वुमेन का स्टैचूज होते हैं वो लिविंग वुमेन की तरह लग रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे पूर्णिया कहता है दे आर स्ट्रेंज, आई हैव नेवर सीन सच फिगर्स बिफोर। टीपू कहता है लुक पूर्णिया लुक, देयर आईज दे आर मूविंग, दीज स्टोन इमेजेस आर मूविंग देयर आईज। फिर इसके बाद टीपू सुल्तान की ना उन औरतों से बात होती है। तो टीपू सुल्तान पूछता है हु आर यू ह्यूमन और आर यू सम स्पिरिट्स। औरतें जवाब देती है योर मेजेस्टी वी आर लिविंग वुमेन, द रेस्ट ऑफ अस दीज मैन हेयर are merely images. We have been here for many centuries now, praying to God and seeking our salvation. टीपू कहता है गुड, आई एम सॉरी देन वी हैव डिस्टर्ब यू, डू यू नीड एनी हेल्प। आगे से औरत कहती है नन एट ऑल एक्सेप्ट फॉर टोटल आइसोलेशन। अगर टीपू सुल्तान कहता है सो बी इट लेडीज, कीप योर सेल्व्स ऑक्युपाइड विद थॉट्स ऑफ गॉड, कम पूर्णिया लेट्स गो बैक, we will have the temple repaired, the walls rebuilt so that these seekers after God are not disturbed. कि इस जो टेम्पल की वॉल है उनको रिबिल्ड करवाते हैं और ये जो वुमेन है ये खुदा की इबादत में मसरूफ रहेंगी, इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। पुण्य कहता है एज योर मेजेस्टी विशेस, जैसी आपकी ख्वाहिश। फिर दोनों वापस आते टेम्पल से तो इनको दो ओल्ड मैन नजर आते हैं, उनकी लॉन्ग बियर्ड होती है, उन्होंने सिल्क गाउन पहने होते हैं, ये बिल्कुल इनके पास पहुंचते हैं और उन ओल्ड मैन के पास ना 2 एलिफेंट होते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं बताऊं आपको कि जब उन वुमेन ने कहा कि हम अपने खुदाओं की इबादत में मसरूफ़ हैं और वो वुमेन जो थी, वो जो स्पिरिट्स थी, वो अपने खुदा की इबादत करने के लिए आइसोलेशन चाहती थी, तो इस पे टीपू सुल्तान का क्या रिएक्ट था? आपने देखा कि उसने कहा पूर्णिया इस जगह की वॉल जो है उसको रीबिल्ड करो ताकि यहाँ पे ये जो अपने खुदा की इबादत कर रही हैं ना उनमें डिस्टर्बेंस ना आए, इनको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो इट मीन्स वो बात जो कहते थे ना कि ये फैनेटिक है और कहा जाता था ही वॉज एन एंटी रिलीजियस पर्सन, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी प्रूव होता है कि ही वॉज नॉट, इवन ये एक टॉलरेट काइंड ऑफ पर्सन था, ठीक है, एक रहम दिल पर्सन भी था। एनी हाउ, इसके बाद मैं बता रही थी कि इसने देखा कि जब ये बाहर आया तो इसको 2 आदमी मिले, सफ़ेद दाढ़ी थी, उनके पास 2 एलिफेंट थे। फिर ओल्ड मैन कहता है ग्रीटिंग्स टू योर मेजेस्टी। टीपू कहता है ग्रीटिंग्स, हु आर यू, यू सीन टू हैव कम फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, आप बहुत दूर से आए लगते हैं। ओल्ड मैन कहता है वी आर द एनवर्स ऑफ द एम्परर ऑफ चाइना, हम एम्परर ऑफ चाइना हमें भेजा है। टीपू प्लीज एंटर एंड टेक अ सीट इन दीवाने आम, दीवाने आम में आप बैठे। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर विजिट, आप किस लिए यहाँ पे आए हैं? ओल्ड मैन कहता है वी विश नथिंग बट द प्रमोशन ऑफ ग्रेटर फ्रेंडशिप, the emperor of China sends you a white elephant and these horses as a token of his friendship and affection for you, कि हम एक अच्छी दोस्ती चाहते हैं और जो चाइना के एम्परर है उसने आपके लिए वाइट एलिफेंट भेजा और ये हॉर्सेस भेजे हैं फ्रेंडशिप के टोकन के तौर पे। द एलिफेंट्स एंड हॉर्सेज आर इंडीड ब्यूटीफुल, टीपू कहता है ये। आई एम डीपली टच्ड, आई एम सो ऑल्सो ईगर टू नो हाउ योर कैप्चर एंड ट्रेन एलिफेंट इन चाइना, कि किस तरह चाइना के अंदर एलिफेंट को पकड़ते हैं और किस तरह से उनको ट्रेन करते हैं। बिसाइड्स आई नो फ्रॉम हजरत निज़ामिज़ बुक सिकंदर नामा दैट द एम्परर ऑफ चाइना हैड सेंट अ प्रेजेंट ऑफ वाइट एलिफेंट, अ हॉर्स एंड अ फीमेल स्लेव टू द ग्रेट अलेक्जेंडर। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने हजरत निज़ामी की किताब थी सिकंदर नामा, वहाँ पे पढ़ा था कि जो एम्पर ऑफ चाइना ने ना एलिफेंट वाइट कलर का, एक हॉर्स और एक फीमेल स्लेव ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर आजम को भेजी थी। फिर ओल्ड मैन कहता है येस इंडीड, बिल्कुल ऐसा ही है। द एम्पर हैज़ नेवर सेंट अ वाइट एलिफेंट टू एनी वन एक्सेप्ट द ग्रेट अलेक्जेंडर एंड नाउ टू योर प्रेजेंस, कि उसने कभी भी किसी को नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ अलेक्जेंडर को दिया था और अब आपको दिया है। अब इसके बाद क्या होता है, स्टेज के ऊपर टीपू सबके साथ एड्रेस कर रहा होता है। अब क्या होता है, टीपू कहता है कि हो सकता है अल्लाह ताला और जो पाक पैगंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो मुझे अलेक्जेंडर द ग्रेट का रुतबा देने वाले हैं। यानी वहाँ पे सारा ख्वाब एंड हो गया, जहाँ पे इसने कहा ना कि अलेक्जेंडर द ग्रेट को मिला था, तो उसने कहा हाँ उसको दिया था, उसके बाद आपको दिया गया है। यहाँ पे ख्वाब एंड होता है। वो ख्वाब शुरू कहाँ से होता है, वहाँ पे जहाँ पे टेम्पल में गए थे, ठीक है, वहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख्वाब एंड हो गया।
अब कहता है इन द मॉर्निंग, टीपू सुल्तान जब उठा है, इंटरप्रिटेशन करा हुआ आपकी, इन द मॉर्निंग dawned एंड आई रोज, माई इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम इज दैट गॉड अलमाइटी एंड अवर प्रॉफिट विल मेक मी अनदर लेजेंडर, कि मुझे एक और लेजेंडर बनाने वाले हैं। अब इसके बाद जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, वो दीवाने खास में जाते हैं और मीर सादिक से और पूर्णिया से कन्वर्सेशन करते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी फिर लैंड के लिए ना, जब यहाँ पे डिस्कशन हो रही है तो वहाँ पे कहता है सो वेयर वर वी, यस, टू द लिस्ट drawn up for our delegation at silk worms and eggs from the island of Jazira Diraz and Muscat। तो उसने सिल्क वॉर्म मंगवाने का कहा ताकि अच्छी सिल्क बनाई जाए। और यहाँ जब पूर्णिया, मीर सादिक और टीपू सुल्तान बैठे हैं तो इनकी सारी डिस्कशन अबाउट ट्रेड है, ट्रेडिंग के अबाउट सारी की सारी डिस्कशन है। और जब ये बात कर रही था तो उस ड्यूरेशन में इसके बच्चे आ जाते हैं, फतेह हैदर एज्ड अराउंड 10, मोइजुद्दीन एंड अब्दुल खालिक जस्ट शॉर्ट ऑफ 6 एंटर एंड बो टू दोज प्रेजेंट। जितने भी लोग बैठे थे उनके आगे आके झुक जाते हैं तीनों। टीपू सुल्तान कहता है फतेह हैदर, मोइजुद्दीन, अब्दुल खालिक, कम एंड सिट डाउन एंड लिसन केयरफुली, पे अटेंशन टू एवरीथिंग यू नो दीज नोबल मैन, कि बैठो, ध्यान दो, तुम फिर इन जितने भी नोबल्स हैं उनको जान जाओगे। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, जब बच्चे भी बैठे हैं तो बेसिकली इंडिया को कॉलोनाइजर फ्री कंट्री बनाने के लिए बात कर रहा है। तो कॉलोनाइजर फ्री कंट्री बनाने के लिए कहता है कि तुम फ्रेंच में जाओ, उसके किंग से कहो हमारी हेल्प करें, और तुम ऑटोमन एम्पायर में जाओ, उनके किंग से कहो कि हमारी हेल्प करें। जब हम सोल्जर्स इकट्ठे हो जाएंगे तो हम जितने भी ब्रिटिशर्स हैं उनको यहाँ से एक्सपेल कर सकते हैं, उनको यहाँ से निकाल सकते हैं, फिर इंडिया जो है वो हमारा ही रहेगा हमेशा। और इसके अलावा ना टीपू सुल्तान का एटीट्यूड दिखाया गया यहाँ पे टूवर्ड्स मॉडर्निटी, के कहते नहीं एम्बिवेलेंट रिलेशनशिप, लव हेट रिलेशनशिप, एक तरफ उनसे नफरत भी करना, दूसरी तरफ अडोर भी करना। तो यहाँ पे वो दिखाया गया है। टीपू कहता है उस्मान को, यू मस्ट इंडीड, दैट्स व्हाट मेक्स यूरोप सो वंडरफुल, इट्स फुल ऑफ न्यू आइडियाज, inventions, all kinds of machines bursting with energy. Why do not we in our country think like them? I have just read about something called a thermometer. You must bring me one. Further Tipu कहता है thermometer. It is quicksilver in a glass tube. When placed in the hands of sick man, the quicksilver rises to a certain number of degrees and indicates the height of his disorder. That helps the Hakim decide on the treatment. फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन्स में जाके हम लोगों को बुक लवर भी नज़र आता है। जैसा कि अभी इसने मॉडर्निटी को अडोर किया, वैसे ही बुक्स को भी अडोर करता है। कहता है आई एम टोल्ड देयर्स अ होल बुक ऑन द सब्जेक्ट, वी शुड गेट इट ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन, कि उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया ताकि हम उसको पढ़ सकें। अब इसके बाद ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से कॉलोनाइजेशन कैसे एंटर होती है मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। टीपू सुल्तान कहता है बट नो सेल्फ इंडल्जेंस, नो स्लैकिंग, दिस इज़ नॉट अ पिकनिक, प्लीज़ बियर दैट इन माइंड। यानी कि अब उनको ड्यूटी पे भेज रहा है ना, तो कहता है कि पिकनिक नहीं है, तुम लोगों ने माइंड में ये लाजमी रखना है। आई एम टोल्ड द सिटी ऑफ पेरिस इंचैंट्स पीपल लाइक अ वुमन एंड दे forget themselves in its embrace. Whenever you feel lazy or despondent, think of the John Company. कहता है जब भी आप लेजी फील करो तो जॉन कंपनी के बारे में सोचना कि कैसे वो आए, how they came to this country, poor, caring, and what they have become in a mere 50 years. वो क्या बन चुके 50 साल के अंदर. They threaten us today. It's all because of their passion for trade. ट्रेड की वजह से उन्होंने ऐसा किया। यानी कि यहाँ पे दिखाई है कॉलोनाइजर की स्लो पॉइजन नेचर दिखाई गई है यहाँ पे। जब भी किसी कंट्री के अंदर कॉलोनियल रूल कायम करना है तो वो कैसे कायम होता है। नंबर 1, पहले आप लैंग्वेज लेके आते हो। नंबर 2, ग्लोबलाइजेशन आती है, मींस ट्रेडिंग का सिस्टम शुरू होता है। नंबर 3, फिर रेसिज्म शुरू होता है, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये 4 जो फीचर्स है ना किसी भी कंट्री के अंदर कॉलोनाइजेशन के स्टार्ट होने के इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं। तो लैंग्वेज पहले आई, यानी कि जब वो आए तो अपनी लैंग्वेज साथ लेके आए। फिर उन्होंने कहा हमने ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग शुरू कर दी। फिर उसके बाद क्या हो गया, उन्होंने ट्रेडिंग के बाद वहाँ पे एक ग्लोबलाइजेशन की टेक्निक शुरू कर दी, मींस आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी राब्ते शुरू हो गए। उसके बाद क्या हुआ, रेसिज्म शुरू हो गई कि हम वाइट हैं आप ब्लैक हैं। तो ये होता है कॉलोनियल पावर का, कॉलोनियलिज्म की इमर्जेंस किस तरह शुरू होती है। लैंग्वेज, ट्रेडिंग, ग्लोबलाइजेशन, देन रेसिज्म, ये 4 चीज़ें।
और जब भी टीपू सुल्तान बात करता है कि जी अंग्रेज़ों को सबक सिखाना है, उनको यहाँ से भेजना है, फ्रेंच को बुलाना है, अपने साथ मिलवाना है, तो तब मीर सादिक हमेशा इंग्लिश को सपोर्ट्स करता है। कहता है बट द रीसेंट रिपोर्ट्स फ्रॉम मद्रास सजेस्ट दैट द इंग्लिश में बी इन अ फ्रेंडलियर मूड नाउ। फिर उसके बाद ये बात करते हैं कि इंडिया के अंदर एक नया गवर्नर जनरल आ गया जिसका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस है। दिस मैन कॉर्नवालिस ही लेड द इंग्लिश आर्मीज इन द अमेरिकाज एंड ही लॉस्ट द वॉर, जंग हार गया, टू अ फॉर्मर कॉल्ड वाशिंगटन एंड हीज गवर्नमेंट सेंड्स हिम टू इंडिया, कि उसकी गवर्नमेंट फिर इसको इंडिया भेज दिया। इन सब बातों के बाद टीपू सुल्तान फिर एक और ड्रीम देखता है। कहता है आई हैड अ ड्रीम। एक हैंडसम यंग मैन है, उसकी बहुत प्यारी आवाज़ है और वो उसने औरत के कपड़े पहने हुए हैं। करेक्शन कर लें कि उसकी आवाज़ औरत जैसी है, कपड़े उसने मेल के पहने हुए हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यंग मैन फीमेल वॉइस, यू आर वेरी हैंडसम योर मेजेस्टी। कि यंग मैन कह रहा है फीमेल वॉइस में कि आप बहुत खूबसूरत हैं योर मेजेस्टी। यहाँ पे शुरू ऐसा होता है अ हैंडसम यंग मैन fair skinned and light eyed approached me and I said who are you young man, why do not you speak। आगे से वो कहता है यंग मैन फीमेल वॉइस में यू आर वेरी हैंडसम योर मेजेस्टी। टीपू कहता है थैंक यू, कम कम एंड सिट बाय मी। यंग मैन आगे से कहता है बट आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग यू डू नॉट ऑलरेडी नो। टीपू कहता है वेल इट्स ऑलवेज नाइस टू बी रिमाइंडेड व्हेन वन spends as much time on horseback as I do, there's no time to look into mirrors। अगर यंग मैन जो है but surely your begums tell you, especially रुकैया बानो your favorite queen। टीपू beware you are being impertinent। फिर फर्दर टेक्स्ट में टीपू कहता है oh several things, you are delicate looking and you have a woman's voice। फिर उसके बाद जो वो यंग मैन है टीपू सुल्तान के आगे आके झुकता है और कहता है विल द सिकंदरे सरकारे खुदा दाद काइंडली टेक ऑफ माई टर्बन, क्या आप मेरा टर्बन हटा देंगे। टीपू उसका टर्बन हटाता है तो उसके बहुत लंबे लंबे बाल निकल आते हैं। फिर टीपू से कहता है यू आर अ वुमन, व्हाई आर यू इन दिस डिस्गाइज। फिर यंग मैन कहता है आई डिडंट नो वेदर यू वुड एडमिट अ स्ट्रेंज वुमन इनटू योर प्रेजेंस। तो बेसिकली वो जो ख्वाब में इसने यंग मैन देखा हैंडसम सा, तो वो क्या है वो डिस्गाइज में एक औरत ही थी। ठीक है, तो टीपू सुल्तान गुस्से में उसको वहाँ से भगा देता है क्योंकि अभी यंग मैन ने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसीलिए कि एक औरत लड़का बन के इसके सामने आई थी। जब उसने कहा कि टर्बन को रिमूव करो, टर्बन को रिमूव किया तो उसके लंबे बाल थे, उसकी आवाज़ भी लड़कियों वाली थी, तो एक्चुअली वो एक वुमेन ही थी डिस्गाइज में आई थी। तो कहते तुम डिस्गाइज में क्यों हो, तो कहते मुझे नहीं पता था कि जो आप हैं टीपू सुल्तान वो एक स्ट्रेंज वुमेन को एंटर होना अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अगली सुबह जब टीपू सुल्तान उठता है वो इस ड्रीम को एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, और इंटरप्रेट ये करता है कि आई इंटरप्रेट दिस ड्रीम इन द फॉलोइंग फैशन, मे इट प्लीज गॉड though these marhathas are dressed in male attire they will in fact prove to be women। मतलब ये कि जो मरहट्टा है ना ये औरतों की तरह मुकाबला करने वाले हैं। अब इस तरह जो फिर वो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स थे, वो बड़ी चालाकी के साथ ना इन मरहट्टास को और निज़ाम को अपने साथ ना टीपू सुल्तान के अगेंस्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है द मरहट्टास कोर्ट इन पुणे, नाना फडणवीस द मरहट्टा स्टेट्समैन विद चार्ल्स मैलेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब ये चार मैलेट जाता है और नाना फडणवीस के पास जाता है, और उसके बाद जो है ना नाना फडणवीस के पास जाके जो क्या नाम था इसका चार्ल्स मैलेट, ये जाके उसको कन्विंस करता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये कहा है, और जाके उसको कन्विंस करके टीपू सुल्तान के अगेंस्ट कर लेता है। इस तरह से ही ये निज़ाम के पास जाता है तो निज़ाम ही इसको भी अगेंस्ट कर लेता है। फिर इसके पास से यहाँ से स्टोरी शिफ्ट हो जाती है रुकैया बेगम की तरफ। लिखा हुआ है टेक्स्ट के अंदर ब्रैकेट में द इनर चैम्बर ऑफ टीपूज पैलेस, टीपू इज सिटिंग अलोन नेक्स्ट टू क्वीन रुकैया बानोज बेड वॉचिंग विद एन अफेक्शनेट स्माइल। और यहाँ पे जो है मोइस एक टॉय के साथ खेल रहा होता है जो कि एक बेसिकली शेर होता है, और शेर ने एक सोल्जर को अपने मुंह के अंदर लिया होता है, अटैक कर रहा होता है, उस टॉय के साथ खेल रहा होता है। तो कहता है मैं दोबारा इसके साथ खेल सकता हूँ, तो रुकैया कहती है बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल है, अब बस तुमने और नहीं खेलना। मोइस कहता है प्लीज़ मुझे खेलने दे इसे। टीपू कहता है लेट देम, व्हाई आर यू स्टॉपिंग देम, तुम क्यों उनको रोक रही हो। ये वही टॉय है जिसका जिक्र मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी किया था कि टीपू सुल्तान ने इसको बनवाया था, और अभी तक ये टॉय जो है म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है, ब्रिटिशर्स के म्यूज़ियम के अंदर।
एनी हाउ फिर यहाँ पे टीपू सुल्तान कहता है कि मेरी लाइफ में मेरे दो टीचर्स रहे हैं, एक मेरे फादर जिन्होंने मुझे जंग के बारे में सिखाया था, और एक इंग्लिश जिन्होंने मुझे सिखाया कि ट्रेड कैसे करनी है। यहाँ पे कहता है टीपू, फेयर इनफ टू द चिल्ड्रन, बट लेट मी टेल यू आई हैव हैड टू टीचर्स इन माई लाइफ, माई फादर हु टॉट मी वॉर एंड द इंग्लिश हु टॉट मी ट्रेड. They taught me that the era of the camel is over, that it is now the age of the sailing ship, and they dislike me for being so adept a pupil. तो इट मीन्स अगेन एम्बीवेलेंट एटीट्यूड, लव हेट। यहाँ पर दो एलिमेंट आ गए, एक थर्मोमीटर वाला और एक अब वाला ट्रेड वाला, ठीक है। तो इसके बाद ना रुकैया कहती है अपने हस्बैंड को, यानी कि टीपू सुल्तान को, कि आप ना ये बस कर दे, सब कुछ छोड़ दें जो करे, मुझे आपके बारे में ना खौफ आता है, ठीक है। यू नो वट वरीज मी, इट्स यू, यानी कि आप इसकी वजह से मुझे डर लगता है। तो आगे से टीपू सुल्तान कहता है दिस लैंड इज ऑर्स एंड इट्स रिच, ओवरफ्लोइंग विद गुड्स एंड वर्ल्ड हंगर्स फॉर एंड वी लेट फॉरेनर कम्स इन एंड रॉब अस ऑफ ओवर वेल्थ, कि हम लोग उनको आने दें और आके हमें लूटने, सब कुछ हमारा, हम कैसे ऐसा करने दे सकते हैं। तो मैं नहीं रुकूंगा, मैं ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल के सांस लूँगा। तो हम दूसरों को अपनी दौलत कैसे लूटने दें। अच्छा, इसके बाद ना 1719 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो इन्वेडेड मैसूर पे हमला कर देता है। अभी यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस अकेला था, अपने सोल्जर्स के साथ अटैक करने के लिए आया, लेकिन अब क्या होता है, इसको डाउनफॉल फेस करना पड़ता है। मीन्स ये अभी हार ही गए होते हैं कि वहाँ से निज़ाम और मराठास आ जाते हैं और आके फिर से 3 आर्मीज इकट्ठी हो जाती हैं। जब 3 आर्मीज इकट्ठी होती है तो वहाँ से फिर जो टीपू सुल्तान है उसको अपनी स्टेट को रेस्क्यू करने के लिए इनसे ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, इनसे मुआहदा करना पड़ता है। दिस इज़ द एंडिंग ऑफ एक्ट 1। इसके बाद एक्ट 2 स्टार्ट होता है और एक्ट 2 जल्दी एंड हो जाएगा। जब वो स्टार्ट होता है तो 23 फरवरी 1792 का टाइम पीरियड दिखाया गया हुआ है। ट्रीटी हैज़ बीन साइंड, ठीक है, मुआहदा हो गया है। अब पूर्णिया यहाँ पे कंडीशंस को डिफाइन कर रहा है और दूसरी तरफ जो रुकैया बानो है उनकी भी तबीयत ख़राब है। अच्छा, पहला क्या उनकी कंडीशन होती है कि जो हैदर अली हैं, टीपू सुल्तान के फादर, उन्होंने जितनी भी स्टेट, उन स्टेट्स पे जितने भी प्रिजनर्स थे, मींस जब वॉर हुई तो जितने भी इनके सिपाही थे वो हार गए थे, तो हैदर अली ने और टीपू सुल्तान ने उनको कैच कर लिया था, उनको प्रेजेंट बना लिया था। तो कहते हैं उनको रिलीज़ किया जाए, ये नंबर 1 था। और ख़ुद इन्होंने क्या किया था, जितने भी वो थे प्रिजनर्स थे टीपू सुल्तान की तरफ से, मींस जो इन्होंने पकड़ा था अंग्रेज़ों ने, उनको शहीद कर दिया था। एनी हाउ सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या थी इनकी, कि जो स्टेट है टीपू सुल्तान की उसका हाफ मराठा निज़ाम और अंग्रेज़ों के नाम कर दिया जाए। इनमें जो निज़ाम थे उनमें जो लीडर था वो भी एक मुसलमान हुक्मरान था, बट वो मुसलमान ही मुसलमान के अगेंस्ट खड़ा हुआ और मुसलमान ने मुसलमान को बिट्रे किया। इसी बेस पे अल्लाह ताला ने इनके ऊपर ज़िल्लत मुसल्लत की थी, जो कि काफ़ी साल तक फिर ये गुलामी की ज़िंदगी ही गुजारते रहे थे। एनी हाउ ये सेकंड मैंने लिख दी, स्टेट मस्ट बी डिवाइडेड अमंग, किन के दरमियान में, निज़ाम, मरहट्टा और जो ब्रिटिशर्स थे उनके दरमियान में। तीसरी डिमांड थी इंडेमनिटी ऑफ 6 करोड़, 6 करोड़ रुपए का इनको एक सिक्योरिटी पे करना होगा, तवान पे करना होगा। अब इस तीसरे के बाद जब 4th वन बोलने का टाइम आता है तो पूर्णिया कहता है आई कैन नॉट योर मेजेस्टी, आई बेग टू बी एक्सक्यूज। मीन्स वो कहता है कि पूर्णिया बोला तुम बोल क्यों नहीं रहे, तो कहता है मैं नहीं बोल सकता, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ की, क्योंकि मेरे से पढ़ी नहीं जाएगी। टीपू सुल्तान उसे पेपर लेता है और खुद पढ़ता है। लास्ट कंडीशन थी 2 hostages to be handed over to the English to be kept with them until the terms of the treaty are duly fulfilled. 2 of my sons, कि उसने 2 बेटों का मुतालबा किया कि जब तक ये सारी की सारी ट्रीटी जो है ये फुलफिल्ड नहीं हो जाती तब तक इसके 2 बेटे इसके पास रहेंगे। किसके? इंग्लिशर्स के पास रहेंगे, ब्रिटिशर्स के पास रहेंगे। फिर ये बड़ा सोचता है और बड़ी पेन के साथ अपने 2 बेटे, एक अब्दुल खालिक, एक मोइजुद्दीन। अब्दुल खालिक जो है वो 8 साल का है और मोइजुद्दीन जो है ओनली अ फ्यू मंथ्स यंगर, कुछ साल उससे छोटा होगा। इन दोनों को भेज देता है उनके पास। तो जब ये इनको भेजने का फैसला करता है, लोग तो कहते हैं नहीं भेजे नहीं भेजे। फिर ये कहता है शैल आई देन एक्सेप्ट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर सिटी, क्या फिर मैं हमारी सिटी की तबाही बर्दाश्त होने दूँ। और उसके बाद फिर ये कहता है This is the new language that has come into our land. English. This is the culture of that language. English. Boys of 7 and 8 as hostages of war. कि मुझे इस चीज़ का डर नहीं है कि वो मेरे बच्चों को जानी तौर पर नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि दे आर द, कहते नहीं है लालची लोग, वो लालची लोग हैं, ठीक है, ग्रीडी पीपल।
उनको सिर्फ और सिर्फ ये जो जॉन कंपनी ना, उनको पैसा चाहिए, नथिंग एल्स। बस मुझे डर ये है कि वो मेरे बच्चों को अपनी ज़ुबान इंग्लिश ना सिखा दे, मेरे बच्चों को अपना इंग्लिश कल्चर ना सिखा दे। फिर जब इन दोनों बच्चों को भेजा जाता है, अब्दुल खालिद को और मोइजुद्दीन को, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उसको बड़े ही तो मतलब ऑनरेबल वे में उनको रिसीव करता है, 21 तोपों की सलामी के साथ, और उनको गोल्ड वॉचेस प्रेजेंट किए जाते हैं। और जो दोनों प्रिंस होते हैं ये एक पर्शियन स्वॉर्ड प्रेजेंट करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और इस दिन के बाद टीपू सुल्तान अपना बिस्तर हटा देते हैं और ज़मीन पे सोते हैं और कहते हैं जब तक मेरे बच्चे वापस नहीं आ जाएंगे मैं बिस्तर पे नहीं सोऊंगा। और इसी ड्यूरेशन में जो रुकैया बेगम थी जिनकी तबीयत ख़राब थी, उनकी भी डेथ हो जाती है। अभी रुकैया बेगम को नहीं पता कि अब्दुल खालिक और मोइजुद्दीन को भेज दिया गया है। एनी हाउ उससे पहले इनकी डेथ हो जाती है। आई हैड टू बिड गुड बाय टू बेगम रुकैया बानो, शी लेफ्ट अस दिस मॉर्निंग। एनी हाउ एक तरफ रुकैया की डेथ होती है तो दूसरी तरफ इसके बच्चों के भेजने का जो फैसला लिया होता था टीपू सुल्तान ने, अब वो उन बच्चों को भेज देता है। फैसला कब लिया गया? रुकैया की डेथ से पहले, जो कि रुकैया को नहीं पता कि उसके बच्चों को भेजा जाएगा। रुकैया की डेथ हो गई तबीयत खराब होने की बेस पे, फिर उसके बाद उसके बच्चों को भेजा जा रहा है। इवन के अभी अब्दुल खालिक जो कि छोटा सा है ना, वो कहता है आई वॉन्ट टू गो टू मदर, आई वॉन्ट मदर प्लीज़, ये छोटा सा बच्चा ये कह रहा होता है। और इसके बाद सारा वो वाक़या होता है कि जब अब्दुल खालिद और मोइजुद्दीन को भेजा गया, 21 तोपों की सलामी दी गई, इनको 2 गोल्ड वॉच प्रेजेंट की गई, इन्होंने एक पर्शियन स्वॉर्ड थी वो गिफ्ट किया आगे से लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये सारा वाक़या रुकैया की डेथ के बाद होता है। अब इन सब के बाद जब टीपू सुल्तान जिक्र में बिजी है, मींस मेडिटेशन के अंदर बिजी है, तो उस ड्यूरेशन में इसको अपने फादर की सोल नज़र आती है। टीपू कहता है हु इज दैट, इज दैट यू फादर? हैदर कहता है यस इट्स मी हैदर। Light come on slowly to reveal a spectral landscape. Tipu looks around frantically. Tipu, where are you, father? Heather, here under this tree. इस दरख्त के नीचे. Tipu, under this. Father, why are you laying there? What's happened to you? तो इस दौरान हैदर कहता है टीपू को कि मेरी दोनों टांगें काट दी गई हैं, मैं चल नहीं सकता। यू हैव कट ऑफ माई लिम्स एंड हैंडेड देम ओवर टू द एनिमी, और तुम दुश्मनों को वो दे दिए हैं। फिर इसके बाद टीपू का फादर कहता है हैदर अली कि क्या तुम अंग्रेज़ों से डरते हो? तो इसने कहा मैं उनसे डरता नहीं हूँ, लेकिन वो छोटे एजेस के बच्चे हैं, ठीक है, बहुत छोटी उम्र है उनकी, और पता नहीं कि वो यहाँ पे अच्छी आते हैं, मतलब ब्रिटेन से यहाँ पे आते हैं इंडिया में, और मुझे उन पर तरस आता है। और कहता है आई एम शॉक्ड अबाउट दैट कि जो उनके लोग हैं उनमें ज़रा भी ऐसा नहीं है कि बॉन्डिंग ना हो, दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, मगर जो हमारे लोग हैं उनमें क्या है कि हमारे अपने लोग बिक चुके हैं उनके हाथों। तो बड़ा पेन फील करता है टीपू सुल्तान इसके ऊपर कि कैसे इसके अपने ही लोग पैसों की वजह से बिक गए हैं। सबसे बड़ा गद्दार मीर सादिक था, जो कि इसके बिल्कुल साथ इसका क्लोजेस्ट पर्सन था। इसके बाद कमांडर इन चीफ मरहट्टा का जो था हरिपंत, उसके पास जाता है टीपू सुल्तान और बताता है कि जो अंग्रेज़ है एक्चुअली में दे आर द क्लेवर, ठीक है, वो क्लेवर है और ये आपके साथ लॉयल नहीं है और ये हम लोग को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अंग्रेज़ों ने आपको भी क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। वही ज़मीनें जो आपसे हमारे बाप यानी कि हैदर ने ली थी, वही ज़मीनें आपको वापस दे दी गई हैं। कुछ भी नहीं दिया गया आपको, कुछ अजाफी तौर पे तो आपको मिला ही नहीं। और क्या, और उनको ये भी बात ना उनके पॉइंट में लेके आता है कि अंग्रेज़ों ने मुझे यानी कि टीपू सुल्तान को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो आप मराठा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आप फिर अंग्रेज़ों के ऊपर काबू पा लेंगे। इसलिए उन्होंने मुझे अभी मुकम्मल तौर पे, और ऐसा ना हो कि इस बार मेरे बच्चे गए तो अगली दफ़ा आपके बच्चे हों। एनी हाउ ये एक रिमार्केबल वर्ड्स थे इसके। इसके बाद 2 साल बाद इसके दोनों बच्चे अब्दुल खालिक और मोइजुद्दीन को वापस भेज दिया जाता है। हालांकि अब ट्रीटी साइन हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी जो अंग्रेज़ थे, जो गद्दार कौम थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने निज़ाम को, मराठा को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके जितना भी पूरा एरिया था श्रीरंगापट्टनम का उसको अपने अंडर ले लिया। फिर से अटैक करने जा रहे हैं अब ये, और अब जी नई डिमांड रख दी कि अब आपकी जो आधी सल्तनत है वो भी दे दे और आपके जो 4 बेटे हैं वो हमें दे। पहले 2 थे, अब 4 मांग लिए। किंगडम कितना था? पहले ये पूरा था, इसका हाफ चला गया, अब कितना रह गया? ये वाला हाफ रह गया। अब उन्होंने इस हाफ का भी हाफ किंगडम मांग लिया उससे, और कहता है आज मैं अकेला हूँ जो इंडिया में उनके आगे नहीं झुका, और वो आज मुझे ह्यूमिलेट करना चाहते हैं। फिर इस पे अंग्रेज़ों ने मजबूर किया उसको वॉर के लिए। तो फिर टीपू सुल्तान अपने जो इसके लॉयल्टीज़ थे उनसे पूछता है कि आप मेरे साथ खड़े होंगे जंग में?
तो पूर्णिया, मीर सादिक सब कहते हैं हाँ हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ जंग में खड़े होंगे। तो आगे से टीपू सुल्तान मुस्कुराता है, कहता है कि अगर तुम मेरे साथ खड़े हुए तो इसके बाद द लैंड इज ऑर्स, तो ये जो लैंड है ये हमारा होगा, एंड द फ्यूचर इज ऑर्स, और फ्यूचर भी हमारा होगा। अब टीपू सुल्तान ने ना शेर रखा था, उसका शेर का नाम था बहादुर खान। अब ना एक दिन वो रोरिंग नहीं कर रहा था, गुर्रा नहीं रहा था, तो शेर वो बहुत ज़्यादा गुर्राता था। टिप्पू सुल्तान ने कहा कि क्या वजह है कि आज ये गुर्रा नहीं रहा, ठीक है। तो बेसिकली ये फोर शेडिंग की टेक्निक यहाँ पे यूज़ की राइटर ने कि उसका चुप रहना है सिंबलाइज कर रहा है टीपू सुल्तान की खामोशी को, मीन्स टीपू सुल्तान शहीद होने वाले, उस चीज़ को फोर शेडो किया जा रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद टीपू लास्ट ड्रीम देखता है, और उस लास्ट ड्रीम के बाद आपको पता है कि वॉर शुरू हो जाती है। मीर सादिक ने गद्दारी की, गद्दारी के बाद जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कैसे कैसे वो अंदर आए और आके अटैक किया, सैयद गफ़ार को शहीद किया गया। एनी हाउ इनके साथ गद्दारी की गई और गद्दारी करके इनको शहीद कर दिया गया। ना सिर्फ मीर सादिक इंक्लूड था बल्कि नदीम खान भी, और नदीम खान के साथ पूर्णिया भी इंक्लूड था। बिल्कुल पूर्णिया ने उसको दी ऑफर दी गई कि आपको प्राइम मिनिस्टर की सीट दी जाएगी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको ये ऑफर दी, तो पूर्णिया भी मिल गया। पूर्णिया, नदीम खान और साथ में मीर सादिक, इन तीनों के कहते नहीं म्यूचुअल जो ज्यादतियाँ, म्यूचुअल ट्रेटरशिप, तीनों की गद्दारी की बेस पे क्या हुआ, एक डाउनफॉल फेस करना पड़ा। कमरुद्दीन जो कि फौज का कमांडर था वो भी अंग्रेज़ों के साथ मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया कि जो जंग थी वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुकी हुई थी, और शुरू होने से पहले ही हारी जा चुकी हुई थी। क्यों? क्योंकि जो अपने लॉयल्टीज़ हैं, अपने पार्टी के बंदे हैं, वो तो दूसरों के साथ मिले हुए हैं ना। और फिर यहाँ पे मैकेंजी कहता है जो कि मैसूर का टाइगर था उसको यहाँ पे शहीद कर दिया गया। उसके अलावा जो दूसरे टाइगर्स थे इसके, उन यानी कि जो ये रियल टाइगर जो थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। और इसके बाद जो मैकेनिकल टाइगर था, वही खिलौना, वही टॉय जिसके नीचे, उसके पंजों के नीचे वो था एक सोल्जर, वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में भेज दिया गया, अमेरिका में ब्रिटेन में भेज दिया गया। वो सब कुछ इन्होंने लंदन में ट्रांसफ़र कर दिया था। अब टीपू सुल्तान की शहादत के बाद इन्होंने कहा, अंग्रेज़ों ने, कि अब हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान, जो टीपू सुल्तान के जो बच्चे थे उनको कलकत्ता भेज दिया गया, जो कि उस टाइम पे कैपिटल था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और नेक्स्ट 20 ईयर्स में क्या हुआ, वही मराठा जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, अब अंग्रेज़ उनको भी खा गए, उनको भी निगल गए, वो एम्पायर भी उन्होंने अपने अंडर कर ली। और फिर टीपू सुल्तान की जो प्रोडिक्शन थी वो एटलीस्ट मतलब आखिर में सच ही साबित हुई। तो किरमानी कहता है ये सब इसके ड्रीम्स नहीं थे, एक्चुअली में इसकी प्रोडिक्शन थी जो कि सच साबित हुई। इसने एक पेशन गोई की थी, एक प्रोडिक्शन ही थी कि ऐसा ऐसा होगा और ऐसा ऐसा हुआ। अब पोस्टस्क्रिप्ट के अंदर जो 19 राइटर लिखता है कि 1947 के बाद जो जिन्होंने गद्दारी की थी ना टीपू सुल्तान के साथ, उनको गवर्नमेंट ने ना बड़े बड़े घर दिए, मतलब बड़ी ज़मीनें दी, लेकिन वो लोग जो कि बिके नहीं थे ना, वो सड़कों में गलियों में गल सड़े फिर रहे थे। जैसा कि अगर आपने ट्वेलाइट इन दिल्ली पढ़ा हो, उसमें उन्होंने देखा बहादुर शाह जफ़र का बेटा, लेकिन फिर कहाँ रहा है, गलियों के अंदर, ठीक है, एक फ़कीर की ज़िंदगी गुजारा। तो ये ट्रीटमेंट किया गया था सोसाइटी में उन लोगों के साथ जो कि बिके नहीं थे, लेकिन जो बिक गए थे उनको फिर बड़ी बड़ी ज़मीनें दी गई थी। तो ये था इस प्ले का एंड। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। 2 एक्ट्स थे, उनको ओवरऑल हर लिहाज से कंप्लीट करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। दुआओं में खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।